अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आज इंडिया से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमें एक बहुत ही उनके सीजन डिफेंस एनालिस्ट ने ज्वाइन किया, कर्नल रिटायर्ड रणवीर सिंह साहब ने। और मैं उनसे जो सवाल पूछना चाहता हूँ वो तो आप सुनेंगे ही, लेकिन इंडिया और चाइना के दरमियान ख़ासतौर पे गलवान वैली के अंदर, लद्दाख के अंदर जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो अब सिर्फ इंडिया और चाइना के लिए नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है। कल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि गलवान वैली में अब क्या हो रहा है। इतनी इंडिया भी बीफ अप कर रहा है अपनी फोर्सेस को, अपने ट्रूप्स को, चाइना भी बीफ अप कर रहा है, तो ये कहां जाके रुकेगा मामला? देखिए, अभी पूरे ईस्टर्न लद्दाख पे दोनों तरफ की फोर्सेस जो हैं वो तैनात हैं और बिल्डअप है दोनों तरफ से। और गलवान में ही नहीं, बाकी आपका इंडियन नेवी भी काफी अलर्ट है और उसका भी फोकस इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी और उस तरफ पे है। और इंडिया की जो अलायंस है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इनके साथ भी काफी एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं, कोऑर्डिनेशन है। तो इस प्रकार से जो दुनिया की जो मेजर ताकतें हैं वो सब अलाइंड हैं। और इसमें मैं फ्रांस का नाम लेना भूल गया। फ्रांस एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है इंडियन ओशन में। फ्रांस की नेवी की प्रेजेंस भी काफ़ी स्ट्रांग है। और साथ ही ये सब के चलते, क्योंकि हिंदुस्तान की बहुत अच्छी दोस्ती रशिया के साथ रही है, तो रशिया ने भी जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की जो रोक भेजनी थी वो भी रोकी हुई है। तो इस तरीके से ये पूरे खित्ते के अंदर और पूरे इलाके के अंदर फौजें लामबंद हैं। और जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हम ये किस तरफ जा रहे हैं, तो ये हम किसी कशीदगी की तरफ ही जा रहे हैं जिस हिसाब से लग रहा है। क्योंकि इंडिया ने 6 राउंड फौज मिलिट्री टू मिलिट्री कर रहे हैं चाइना के साथ, जो कि कामयाब नहीं रहे हैं। और उधर अगर आपको मालूम होगा कि एरिया करेक्शन क्या बोलते हैं उसको, एरिया एयर डिफेंस जोन जो चाइना ने इस्टेब्लिश किया था और उसका ऐलान किया था, कल ही किया था, तो उस एयर डिफेंस जोन का उल्लंघन किया अमेरिकन B-52 बॉम्बर्स ने। ये बात ही चाइना सी की मैं कर रहा हूँ, जहां पर शिंकाकू आइलैंड्स हैं। तो इस तरीके से जो दुनिया के अंदर पूरी बिसाख बिछी हुई है। और दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान और ईरान, ये एक तरफ लामबंद अलग हो रहे हैं। तो ये एक ब्रॉड मैंने आपको एनवायरमेंटल स्कैन दिया है। तो इस तरीके से दुनिया इस समय बटी हुई है। रणवीर सिंह साहब, मुझे सवाल ये करना था, एक बिल्कुल न्यूट्रल मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आप मुझे एक ऑनेस्ट आंसर करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलें, टू बी ऑनेस्ट, कि जब मैं पाकिस्तान आर्मी की बात करता हूं तो पाकिस्तान आर्मी को एक बहुत बड़ी एडवांटेज है अपनी किसी भी एडवर्सरी के ऊपर, कि बैटल हार्डन्ड है, पिछले 10-15 साल से वॉर ऑन टेरर लड़ रही है, अपने बॉर्डर्स पे खड़ी है, ये वो। चाइना की आर्मी उतनी बैटल हार्डन्ड नहीं है। अच्छा, इंडिया की आर्मी जो है उसमें जरूर क्वालिटी होगी, लेकिन जो लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, जिस तरह चाइना के पास है कि हर चीज की फैक्ट्री अपने अंदर है, उनको ना रशिया से लेना है, ना किसी और से लेना है, ना इजराइल से लेना है, तो वहां पे सडनली एक आपका गैप्स आते हैं। तो इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज अ रियल आउटकम और अ नेचुरल आउटकम दैट यू सी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने बताया कि यस, ये बिल्कुल सही बात है कि चाइना की जो डिफेंस सप्लाईज हैं वो सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है, और हिंदुस्तान में वो अभी सलाहियत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से इसी प्रकार से, इसी तरीके से उसने अपनी फौजें रखी हैं। और चाहे वो 62 की जंग हो, 65 की हो, 71 की हो, कारगिल की हो, या जो अभी हम प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं कश्मीर में या लाइन ऑफ कंट्रोल पर, तो हमारी जो सप्लाई चेन है वो बहुत ही सिक्योर्ड है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी सप्लाई चेन का कभी डिस्ट्रप्शन हुआ हो।
हाँ, उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये जरूर है कि हमारे पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं उस चीज को मेंटेन करने के लिए। तो जहां तक अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका आउटकम क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक सवाल किया है। तो मैं आपको एज अ डिफेंस जर्नलिस्ट ऑफ इंडियन डिफेंस रिव्यू, जहां पे हमें बहुत सारे इक्विपमेंट के बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं, लिखते हैं और एनालाइज करते हैं, तो क्योंकि चाइना ने कोई भी जंग नहीं लड़ी और अभी रिसेंटली, और एक ही जंग में वो कामयाब हुए हैं, वो भी हिंदुस्तान के खिलाफ 1962 में। 1967 में एक मिनी वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, जिसमें चाइना का बहुत बुरा हाल हुआ था। उनके करीब 800 के करीब सोल्जर्स मारे गए थे। उसके बाद चाहे वो उनके रशिया के साथ में टकराव हो 67-68 का, शायद वो भी वाकया है, या वियतनाम के साथ में लड़ाई हो, चाइनीज हैव एक्चुअली नॉट वन अ वॉर। जहां तक उनके इक्विपमेंट का सवाल है, इक्विपमेंट में जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो उनका एक बहुत ही केपेबल एयरक्राफ्ट उनके हिसाब से JF-20 है, जिसको वो स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर बोलते हैं। तो उसकी स्टेल्थ का आलम ये है कि उसमें कई बारी इनके जहाज जो है ये तिब्बत में परवाज बढ़ते हैं, तो वो इंडियन रडार्स में पकड़े गए हैं। और जो उसका जो इंजन है वो रशियन है, अंडर पार्ड है। तो यानी कि जो उसकी जो कैपेबिलिटी की बात, थोड़ी मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, जो उसकी कैपेबिलिटी जो वो बता रहे हैं, और उस कैपेबिलिटी को अचीव करने के लिए जो थर्स्ट टू पावर रेशो है वो काफी कमजोर है। तो मेरा जो कहने का आपको मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि उनके पास में क्वालिटेटिव एज नहीं है, उनके पास में क्वांटिटेटिव एज बिल्कुल बहुत ज्यादा है। और जब आप टरेन की बात करें, ये टरेन ज्योग्राफी का बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है कि चाइनीज जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनको टिबेटियन प्लेटो से टेक ऑफ करना पड़ेगा। और टिबेटियन प्लेटो से टेक ऑफ करने का मतलब है कि 12 से 14,000 की ऊंचाई से अगर आप टेक ऑफ करेंगे तो एयरक्राफ्ट का ऑल ऑफ वेट जो होता है विद आर्मामेंट वो बहुत कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक MI-17 हेलीकॉप्टर, जो कि पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, अगर वो लेह से परवाज भरता है सर्दियों के मौसम में, तो वो 28 ट्रुप्स लेके जा सकता है, फुल्ली आर्म्ड एंड फुल्ली इक्विप्ड। अगर वही एयरक्राफ्ट गर्मियों में टेक ऑफ करता है बिकॉज ऑफ रेरिफाइड एटमॉस्फेयर, तो वो 2 ट्रुप्स से ज्यादा लेके नहीं जा सकता। तो ये एक ड्रॉप इन परफॉर्मेंस रहता है। और अगर चाइनीज जिंगजियांग से या यूनान से, जो उनकी यूनान प्रोविंस से अगर टेक ऑफ करते हैं और इंडियन टारगेट्स को एंगेज करने के लिए आते हैं, तो उनका फ्लाइंग टाइम और जो एक्सपोजर है वो टाइम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एडवांटेज जो है डिसएडवांटेज में कन्वर्ट होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू बेसिकली से इज कि इतना चाइनीज का इतना ज्यादा वो नहीं है, और जो उनकी जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरीके से अमेरिका और जापान और ताइवान उधर लामबंद है, जिस तरीके से वियतनाम अलर्ट पे है, और आसियान कंट्रीज जो है इंडिया की तरफ देख रहे हैं, बिकॉज इंडिया की तरफ से उनको सिक्योरिटी मिलती है साउथ चाइना सी में। तो जिस तरीके से चाइनीज फोर्सेस का डिसिपेशन है, तो वो जो क्वांटिटेटिव एज भी जो चाइनीज को मिलती है वो भी नहीं मेरे को दिखती। और बाकी आउटकम, क्योंकि मैं इंडियन सोल्जर हूं, तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर हमारे साथ में लड़ाई होगी तो आपको पता है कर्नल साहब, मेरे माइंड में बड़ी देर से एक सवाल आ रहा है और मैं हंस रहा था, एंड इफ यू कुड सी मी यू वुड सी अ स्माइल ऑन माय फेस राइट नाउ। मैं आपको अब एक ऐसा सवाल करने लगा हूं जो बड़ा पेनफुल होगा, लेकिन एज अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा मजा आ रहा है उसका, क्योंकि हमारी एक लड़ाई तो है ना, अब मैं तो मानना पड़ेगा ना। तो वो ये है कर्नल साहब कि आप लोग लड़े प्लीज चाइना, और आप लड़े अच्छी तरह, और वो जो पुलवामा से आपकी हाईवे जा रही है ना सियाचिन की तरफ लॉजिस्टिक सप्लाई लेके, वो ऑक्यूपाइड रहेगी। अगली गर्मियों में हम बड़े आराम से सियाचिन में जाके बैठ जाएंगे, आप और चाइना लड़ ले। आपको पता है ना इसके फॉलोआउट कितने होंगे ऑन अ सीरियस नोट?
हाँ, ऑन अ सीरियस नोट इसका फॉल आउट बहुत ही सिवियर होगा और इस फॉल आउट के लिए इंडिया और पूरी दुनिया तैयार है। आप ये समझ के चलिए कि इन केस ऑफ अ वॉर विद चाइना, it will not be restricted to Ladakh. It will have a spillover on Pakistan, a very serious spillover on Pakistan because Pakistan को अपने ऑल वेदर फ्रेंड को बचाने के लिए प्रेशर डालना पड़ेगा और उस प्रेशर के चलते रशियन प्रेशर भी है, यूएस प्रेशर भी है और यूएस प्रेशर से ज्यादा जो आपका मिडिल ईस्ट का जो प्रेशर है और फ्रेंच जो प्रेशर है जिसको लोग जनरली नजरअंदाज कर देते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ने वाला है और ये किसी के फायदे में नहीं होगा। अल्टीमेटली इट विल बी लॉस्ट टू No war is of any benefit to anyone, sir. No war, Absolutely. no military conflict. जिसने जंगें देखी होती है ना, उसी को पता होता है कि जंग कितनी खौफनाक चीज है और अवॉइड होनी जी। चाहिए। एक्चुअली मैंने देखा है, बिफोर आई क्लोज ऑफ, मैंने ये देखा है कि जितने फौजी होते हैं ना हर साइड पे, वो बहुत पीसफुल होते हैं। ये नॉन फौजी लोग जो होते हैं ना, वो बड़े हाइपर हो रहे होते हैं हर वक्त जंग के लिए। हाँ बिल्कुल, उनके लिए तो वो टीवी का प्रोग्राम होता है। तो बट एनीवे, I hope sanity will prevail, Colonel Saab, and I hope we can avoid any conflict in the region, not just this conflict. And I hope good sense will prevail. But thank you very much for joining us, and I may be requesting you from time to time, frequently, to appear with us and grace our channel. Anytime. I'm grateful, Colonel. It is always a pleasure talking straight. थैंक यू सर। कर्नल रणवीर सिंह साहब की आपने बात सुनी, आप इनके ऊपर कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट्स अपनी राय जरूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।